नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। कर्नाटक में चुनाव अब बस 2 दिन बाद है। आज प्रचार थम जाएगा, लेकिन यदि किसी को जीती हुई बाजी हारने का फॉर्मूला चाहिए तो उसको जो है कांग्रेस के शाही परिवार से पूरा सबक ले लेना चाहिए। जिस तरह से एक तरफा चुनाव जाता हुआ और कांग्रेस की सीधी जीत दिखाई पड़ रही थी, यहाँ तक कि हमारा जो आरंभिक ओपिनियन पोल था, चिंतामणि जेडी पोल, उसमें कांग्रेस को 15 सीट की लीड दे रखी थी। लेकिन अचानक 2 तारीख को ये पासा पलट देते हैं और उसके बाद से लगातार मूर्खताएं कर रहे हैं। अब कल इन्होंने सोनिया गांधी को मैदान में उतार दिया। अब बताओ, वैसे भी सोनिया गांधी को कुछ इस समय पॉलिटिक्स से ज़्यादा लेना देना तो है नहीं। उनको जिस किसी ने लिख के दे दिया होगा वही पढ़ दिया होगा, और जो लिख के दिया उसमें क्या पढ़ दिया कि हम अंग्रेज़ी में, हाँ, तो क्योंकि सोनिया जी कर्नाटका में तो बहुत सहज रहती हैं, अंग्रेज़ी में बोलती हैं, तो अंग्रेज़ी में उनको लिख दिया कि वी विल नॉट अलाउ reputation, sovereignty and integrity of Karnataka to be diluted। अब आप ये बताइए कि वही वाली बात है जैसे पहले आपने वो बजरंगबली वाली लूज़ बॉल दे दी, बजरंग दल वाली लूज़ बॉल दे दी, उसके पहले जो है वो सर्प विष वाली लूज़ बॉल दे दी, यानी जहरीला सांप, नालायक बेटा, और उसके बाद फिर बजरंग दल, और अब लेटेस्ट ये और आ गया। भाई समस्या क्या है आप लोगों की? हम बताते हैं आप लोगों की समस्या क्या है। समस्या आप लोगों की ये है कि यह है पूरा का पूरा एक ऑपरेशन कॉन्स्टेंटाइन है। ये आप कह सकते हैं ऑपरेशन कॉन्स्टेंटिनोपल। ये ऑपरेशन कॉन्स्टेंटिनोपल कंसीव किया, और उन्हीं लोगों ने कंसीव किया, यानी कि उन्हीं के वंशजों ने कंसीव किया जिन्होंने कि 4वीं शताब्दी में ऑपरेशन कॉन्स्टेंटाइन या ऑपरेशन कॉन्स्टेंटिनोपल कंसीव किया था। वो क्या था मैं आपको बताता हूँ। ऑपरेशन कॉन्स्टेंटाइन ये था कि कॉन्स्टेंटाइन नाम के रोमन सम्राट को, जो ईस्टर्न रोमन एम्पायर का सम्राट था, उसकी शादी एक क्रिश्चियन महिला से करा दी जाती है। उस समय जो रोमन साम्राज्य था और जो सभ्यता थी रोमन साम्राज्य की, वह ईश्वरवादी थी, वह मूर्ति पूजक थी, वह प्रकृतिवादी थी। उनकी एक क्रिश्चियन महिला से शादी करा दी जाती है, और वो क्रिश्चियन महिला धीरे धीरे बेडरूम के माध्यम से अंत तक आते आते सम्राट को कन्वर्ट कर देती है, और सम्राट को कन्वर्ट करने के साथ ही एक महान सभ्यता, जिसको हम ग्रीको रोमन सभ्यता के नाम से जानते हैं, उसका अंत हो जाता है। क्योंकि क्रिश्चियंस जो हैं वो अपने समकक्ष किसी दूसरी सभ्यता को जीवित नहीं रहने देते। उन्हीं के अनुयायी इस मामले में इस्लामी लोग हैं। अब हम इसको रिलेट करते हैं सोनिया गांधी के भाषण से। सोनिया गांधी का भाषण जो है वो उसी पश्चिमी एजेंडा के हिसाब से चल रहा है जिसकी अभिव्यक्ति कम्युनिस्टों ने 1940 के दशक में गंगाधर अधिकारी थीसिस के नाम से की थी। वो गंगाधर अधिकारी थीसिस क्या थी आप याद कीजिए। अभी कुछ दिनों पहले आपने राहुल गांधी को सुना होगा। राहुल गांधी ने कहा था कि इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, नॉट अ नेशन। ये कहाँ से आ रहा है? क्योंकि राहुल गांधी के खुद का दिमाग तो है नहीं। ये तो जो लोग भी राहुल गांधी को वॉच कर रहे हैं उनके सबकी समझ में आ गया होगा। तो निश्चित रूप से जो उनके सलाहकार हैं उन्होंने ये लिखा। उनके सलाहकार कौन है? उनके सलाहकार सारे के सारे इस समय बिल्कुल लेफ्ट के, जो धुरंधर फार लेफ्ट वाले वो हैं, और उनका आरंभ से गंगाधर अधिकारी पोजीशन पेपर या गंगाधर अधिकारी थीसिस पर पूर्ण विश्वास रहा है। यह गंगाधर अधिकारी थीसिस क्या थी? गंगाधर अधिकारी थीसिस बड़ी अजीब थीसिस थी। वो ये कहती थी कि भाई पाकिस्तान तो जस्टिफाइड है। यानी ये वो लोग थे जो कहते थे कि रिलीजन इज़ द ओपियम ऑफ पीपल,
यानी कि किसी भी धार्मिक आधार पर किसी देश के विभाजन के समर्थन में नहीं थे। इनका कहना था कि भारत जो है वो 17 विभिन्न राष्ट्रीयताएं हैं और इन 17 विभिन्न राष्ट्रीयताओं को 17 विभिन्न देशों में विभक्त कर देना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान भी बना देना चाहिए। जब लोगों ने उनसे ये प्रश्न पूछा कि भाई पाकिस्तान क्यों बना देना चाहिए, पाकिस्तान कोई अलग नेशनैलिटी तो है नहीं, पाकिस्तान की जो मांग है वो तो केवल धार्मिक आधार पर हो रही है, तब उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, वॉट अबाउटरी जिसको कहते हैं वो कर करा के इधर उधर बच के नहीं, पाकिस्तान तो जस्टिफाइड है, बाकी भारत को भी 17 अलग अलग राष्ट्रीयताओं के कारण 17 अलग अलग देशों में विभक्त कर देना चाहिए। और उन राष्ट्रीयताओं में एक प्रमुख मानदंड उन्होंने भाषा को रखा था। और यह है गंगाधर अधिकारी थीसिस ही राहुल गांधी के उस यूनियन ऑफ स्टेट्स वाले भाषण के पीछे थी, और वही आपको सोनिया गांधी के कर्नाटक के सॉवरेनिटी, कर्नाटक की इंटीग्रिटी, रेपुटेशन की बात तो ठीक है, रेपुटेशन में तो कोई किसी प्रकार का कोई आपत्ति नहीं हो सकती कि किसी प्रदेश की यदि प्रतिष्ठा जो है उसको कायम रखना है, उसमें कोई आपत्ति नहीं, रेपुटेशन से हम भी सहमत हैं पूरी तरह से। लेकिन सॉवरेनिटी का मतलब संप्रभुता और इंटीग्रिटी का मतलब उसकी एकात्मता, यानी कि ये सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी ये दोनों ही उपयोग में आते हैं किसी देश या किसी राष्ट्र के संबंध में। तो अब बताइए, अब जब इस तरह की बात होगी तो क्या होगा, लपक लिया ना। फिर उसके बाद हमारे प्रधानमंत्री जी ने इसको अच्छी तरह से लपक लिया, और लपकने के बाद में ये बता दिया कि यह जो शहंशाहों का वंश है, ये जो राजशाही का वंश है, ये इटालियन फासिस्ट का वंश है। जी, आपको संभवतः ज्ञान हो या ना हो कि राहुल गांधी के जो नाना जी थे, यानी सोनिया गांधी के पिताजी, वह मुसोलिनी की पार्टी से संबंध रखते थे, जो फासिस्ट पार्टी जिसको कहा जाता है, उससे संबंध रखते थे। और ये रिकॉर्डेड तथ्य है, इसमें कहीं किसी प्रकार की कोई आपत्ति या किसी प्रकार की कोई वर्जना भी कोई नहीं करता इसकी। लेकिन जब दूसरे लोगों को ये कांग्रेसी फासिस्ट बोलते हैं, तब ये भूल जाते हैं कि इनका मूल कहाँ से है। और यदि फासिज्म का मतलब जो है वो एक अधिनायकवाद है, एक एकाधिकार की चेष्टा है, तो भाई इंदिरा गांधी जी की जो इमरजेंसी थी वो क्या थी, जो आपातकाल लगा था वो क्या था, उसको तो हम कैसे याद दिलाएं इनको। अब ये बात और बता दें आपको कि ये जो सारी बातें इन्होंने कही हैं, ये केवल कर्नाटका चुनाव तक सीमित नहीं रहेंगी। आपने देखा होगा हमारा सर्वे जो आया था उसमें ये कहा गया था कि भाई बराबर बराबर का मामला है, लेकिन वो सर्वे जो है वो इन सारे कार्यक्रमों के पहले का किया हुआ है, एक दिन पहले वो पूर्ण हो गया था। अगले दिन इन्होंने बजरंग दल के बारे में, पीएफआई के साथ बजरंग दल की तुलना कर दी, यानी पीएफआई और बजरंग दल एक जैसे ही हैं। इसके पीछे भी कारण है। पीएफआई के माध्यम से कांग्रेस पार्टी केरला और कर्नाटका में अपनी पैठ बनाना चाह रही थी और कर भी रही थी। पिछली बार भी एसडीपीआई के साथ इसका अघोषित समझौता था, और आते ही सत्ता में आते ही मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने कोई 175 केसेस पीएफआई के विरुद्ध वापस लेके लगभग 1500 पीएफआई के कार्यकर्ताओं को छोड़ दिया था, जिसमें से बेंगलोर बम ब्लास्ट केस के अपराधी भी थे, इतने गंभीर केस के अपराधी भी थे। ऐसे अपराधियों को तो एनआईए के तहत निरुद्ध किया जाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने इनको छोड़ दिया। और अब यहाँ आकर पीएफआई और बजरंग दल की तुलना करें,
कह रहे हैं कि साहब बजरंग दल भी आतंकवाद में लिप्त है। बजरंग दल न तो कर्नाटका को और न भारत को किसी और अन्य राष्ट्र के रूप में स्थापित करना चाहता है। पीएफआई घोषित रूप से भारत को इस्लामी राष्ट्र बनाकर जो इस्लामी उम्मत है उसके अधीन लाना चाहता है, ठीक उसी प्रकार से जैसा कि टीपू सुल्तान करता था। टीपू सुल्तान उसी विचारधारा का पोषक था जो शाह वलीउल्लाह ने बनाई थी किसी समय। शाह वलीउल्लाह ने भी कोई अपने आप ही नहीं बनाई थी, उसके लिए मैं कई बार यहाँ बता चुका हूँ कि वो अहमद सरहिंदी, शेख अहमद सरहिंदी मुजद्दिद अल-फ़सानी का एक प्रसिद्ध अनुयायी था और उसी शाह वलीउल्लाह की विषाक्त विचारधारा को पूरी तरह से टीपू ने कर्नाटका में, दक्षिण भारत में लागू करने के लिए शाह वलीउल्लाह के जो सेक्ट था उसी सिलसिले के लोगों को यहाँ बुलाकर और उनकी देख रेख में कत्लेआम आरंभ किया, फोर्स्ड कन्वर्शंस आरंभ किए। सभी को पता है मेलकोट वाले नरसंहार का, मंडियम अयंगर्स का, ये बच्चा बच्चा जानता है। कर्नाटका में 8000 मंदिर, 27 चर्च, पता नहीं कितने असंख्य लोगों का नरसंहार, ये टीपू जिन्होंने किया था उसकी जयंती मनाती थी कांग्रेस। तो ऐसी जयंती मनाने वाले जो हैं वो यदि आज ये कह रहे हैं कि कर्नाटक जो है वो एक संप्रभु देश है, तो आपको आश्चर्य क्यों होना चाहिए? और फिर उसको यदि मोदी जी चुनाव में एक मुद्दा बना लेते हैं तो फिर उसमें भी किसी को भी आश्चर्य क्यों होना चाहिए? ये तो मामला यहाँ तक नहीं रुकेगा, बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। और जो लोग शहंशाही अंदाज में चलते हैं, जो एक शाही परिवार बनकर अपने आप को एक एंटाइटल्ड फैमिली के रूप में देखता है कि उनका ही केवल एक यहाँ अधिकार है राज्य करने का, उनका मुझे लगता है कि अंतिम अध्याय वे स्वयं लिख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। ना